सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज गांधी जी की शहादत पे ये एक प्रोग्राम नस्र किया जा रहा है। 30 जनवरी 1948 को 5:00 पे गांधी जी का बिरला हाउस में कत्ल किया गया। वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। उसके पीछे एक आदमी नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजी थी, एक प्लान था, और उसका शिकार गांधी जी 6 अटेम्प्ट में हुए। उससे पहले गांधी जी के ऊपर 5 अटेम्प्ट और हो चुकी थी। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम गांधी जी की जो किलिंग हुई है, मर्डर हुआ है, उसकी अहमियत को समझ पाए, क्योंकि अभी इसी साल गांधी जी की पैदाइश का 150वां साल मनाया जाएगा। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक खाली सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गांधी जी के बारे में उनकी इवेंट्स करेगी, बहुत सारी बातें करेगी। तो लोगों को ये पता रहना चाहिए कि गांधी जी की शहादत किन हालात में की गई और किन वजह से की गई, क्योंकि नैरेटिव, ये एक रॉन्ग नैरेटिव, फेक नैरेटिव मुल्क में ये दे दिया गया कि गांधी जी से कुछ एक आदमी नाराज था जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की रिलीज करने के वो आदमी खिलाफ है, एक शख्स, या फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, या जो हिंदू मुसलमानों के जो फसादात हो रहे हैं उसमें हिंदुओं का नुकसान होता है, मुसलमान का नुकसान होता है, लेकिन गांधी जी मुसलमानों का फेवर करते हैं। ऐसा एक नैरेटिव मुल्क पे दिया गया कि गांधी जी के मर्डर के पीछे ये वजूहत थी। लेकिन सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि गांधी जी का मर्डर क्यों किया गया। वो किसी एक आदमी ने नहीं किया है, वो एक आइडियोलॉजी ने किया है जिसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम था। क्योंकि गांधी जी के ऊपर पहला अटेम्प्ट 1934 में हो चुका था, क्योंकि गांधी जी की शख्सियत खिलाफत आंदोलन के जरिए मुसलमानों के भरपूर ताउन की वजह से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हो चुकी थी। क्यों गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे उससे लेकर अभी तक मुसलमानों का बेशुमार कोऑपरेशन, सपोर्ट हर तरह से गांधी जी को हासिल थी। क्यों गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो, उसकी 4-5 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहली ये कि गांधी जी पूरी तौर से कम्युनल हार्मोनी के लिए काम कर रहे थे शुरू से। दूसरा ये कि हर एक की बराबरी के लिए काम कर रहे थे। तीसरा उनका पॉइंट ये था, जिसके वो चैंपियन थे, वो ये था कि वो गरीबों के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनकी मुश्किलों को समझ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और उनको उसका खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और चौथी बात ये कि वो नॉन वायलेंस, अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी भी थे, चैंपियन थे, उसके पैरोकार थे, उसको मानते थे। जो मुल्क में 1924 के बाद से एक आइडियोलॉजी का भरपूर सिस्टम तैनात किया गया, बनाया गया, और उसके जरिए जो फिरका वाराना ज़हनीत पैदा करने की कोशिश की गई, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि मुसलमान मलिच है, अनक्लीन है और वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। उसके बाद 1923 में हिंदुत्व किताब आ गई, जिसमें ये कहा गया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं, वो एक कौम नहीं है और मुल्क एक नहीं है। 1931 में सावरकर ने अहमदाबाद में महासभा, हिंदू महासभा के स्टेज पे एक ओपन मीटिंग में ये कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। इस आइडियोलॉजी को शक्ल देने के लिए एक मूवमेंट चला, एक माइंडसेट पैदा किया गया कि मुसलमानों को की इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। और चूंकि उसकी मुखालफत में गांधी जी काम कर रहे थे तो उनको कत्ल करने के लिए 1934 में पहली अटेम्प्ट की गई, फिर 1944 में की गई, फिर 1946 में तक करते रहे। मतलब ये 6वीं अटैक थी। इसमें नाथूराम गोडसे और उसका ब्रिगेड
तो 1946 में दो जो अटेम्प्ट टू किल थी उसमें शामिल हुए। पहली बार 20 जनवरी 1946 को अटेम्प्ट किया। क्यों गांधी जी ने नोआखली में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के लिए काम किया था, वहां पे फिरका वाराना फसादात को खत्म हो गए करने के लिए वहां रुके हुए थे। वहां से उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो पंजाब जाएंगे, कि पंजाब भी बहुत बड़ी फिरका वाराना दहशतगर्दी का शिकार था। लेकिन जब वो दिल्ली आए और सरदार पटेल से बात मालूम हुई और उन्हें मालूम हुआ कि दिल्ली के हालात क्या हैं, क्योंकि हम लोगों को इस बात पे हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तो जो मुसलमानों के महल्ले थे पहाड़गंज और करोल बाग उस वक्त तक पूरे खाली करा लिए गए थे और मुसलमानों को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था कि दिल्ली छोड़ दें। जब उन्हें सब बातें मालूम हुई तो उन्होंने एक फास्ट किया 13 जनवरी से। 13 जनवरी के उस फास्ट से पहले, वो फास्ट टू डेथ था, उस फास्ट से पहले 12 तारीख को उन्होंने बात की थी अपनी प्रेयर में, जो वो हमेशा करते थे। उस प्रेयर में उन्होंने ये कहा कि जो जिस तरह से मैं देखता हूं कि मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसमें मुझे अफसोस ये है कि हमारा होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल है, हमारा अपना वल्लभ भाई पटेल है, और उसके सामने जब शिकायतें की जाती हैं तो वो उसे बहुत लाइटली डिसमिस कर देते हैं। उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, लाइटली डिसमिस्ड। इसलिए अब हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोरल अथॉरिटी के जरिए हमारे पास सिर्फ एक हथियार बचा है कि मैं फास्ट टू डेथ करूं। और उन्होंने उसके अगले दिन 13 तारीख से फास्ट किया। मेरा कांग्रेस के लीडर्स ने, नेहरू जी ने उनको मना लिया, उनका फास्ट तोड़ दिया गया 18 तारीख को। उसके 2 दिन के बाद नाथूराम गोडसे ने अटैक किया। अब वो अटैक नाकाम हो गया। गांधी जी ने बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि इसका हल बातचीत है और नाथूराम गोडसे आकर बात करे, जो भी आए उनसे बात करे कि उसकी क्या परेशानियां सुने और तय करे। लेकिन नाथूराम गोडसे अपने सिस्टम के साथ बहुत दूसरी तरह के, क्योंकि पहला अटैक ग्रेनेड का था, अब उन्हें रिवॉल्वर चाहिए था। तो रिवॉल्वर आप जानते हैं किसने दिया, सब चीजें तारीख में लिखी हुई हैं। उनके साथ 8 लोगों ने वहां पर अटैक किया। मास्टरमाइंड 2 बैठे हुए थे वहां। गांधी जी के अटैक से पहले ही एक बाहर बिरला हाउस के बाहर मीटिंग चल रही थी जो गांधी जी के खिलाफ थी। बाद में जब गांधी जी जा रहे थे प्रेयर सभा में 5 बजे के बाद, तो उसी मैदान में जब वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाले थे तब वहां पर गोली मारी गई। और जिस तरह से सारे लोग गांधी जी से मिल रहे थे, गांधी जी के पैर छू रहे थे, तो नाथूराम गोडसे भी पैर छूने के लिए झुके और गांधी जी ने भी जवाब में झुकना चाहा। उसी वक्त 3 गोलियां गांधी जी के पेट में और सीने में मार दी गई। गांधी गोडसे को वहां पकड़ लिया गया। लेकिन ये समझने की बात है कि गांधी जी को अस्पताल न ले जाके बिरला हाउस के कमरे में ले जाया गया, जहां आधा घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। अब इसमें लापरवाही है कि साजिश है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब और लोग छोड़ दिए गए, जिसमें दामोदर भी थे, विनायक भी थे, दामोदर विनायक सावरकर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेमनाथ कपूर कमीशन अपॉइंट किया, क्योंकि पहले एविडेंस जो ट्रायल था उसमें पूरी नहीं रखी गई थी। तो ये जब पॉइंट आउट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेमनाथ कपूर, पीएन कपूर के नाम से कमीशन अपॉइंट किया। उस कमीशन ने एकदम क्लियर फाइंडिंग दी कि इस कत्ल में बीडी सावरकर की साजिश है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। आज जो बातें लोग करते हैं कि सावरकर को इक्विटल किया गया, जब उनके खिलाफ मुकदमा ही उस तरह से नहीं चला, जो कमीशन रिपोर्ट थी, तो सब इक्विटल कैसे होगा। बहरहाल आज वही लोग जिन्होंने गांधी को कत्ल किया है, उन्होंने किसी भी तरह से हमारी गवर्नमेंट पे कब्जा करके वो रूलिंग क्लास हो गए हैं। अब वो आइडियोलॉजी जिसमें गांधी जी के जो उसूल थे, हार्मनी
कम्युनल हार्मनी, इक्वलिटी टू ऑल, सभी लोगों को बराबर के हक। नंबर तीसरा कि वो सबके लिए ये चाहते थे कि वो इस मुल्क में सुकून की सांस लें और जो हमारा तरीका हो बात करने का वो नॉन वायलेंट हो। अब आप जानते हैं कि जो आरएसएस है वो एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों को नॉन वायलेंट तरीके से मसले हल करने के लिए की तरगीब देती है। वो गांधी जी को कबूल नहीं कर रहे थे वो लोग। इससे पहले वही उन्हीं के भाई जो हिंदू महासभा में काम करते थे, जिसमें सावरकर हिंदू सभा में महासभा में काम करते थे, हेडगेवार और गोलवलकर आरएसएस के नाम से काम करते थे, लेकिन ये सब एक टीम थी क्योंकि हेडगेवार के सावरकर के ही उसूलों पे उनके दोस्त हेडगेवार ने आरएसएस को बनाया था। तो ये जो 4 उसूल हैं वो आज हमारी जिंदगी में दोबारा उसकी बहस शुरू होने की जरूरत है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसलिए इसकी अहमियत समझती है। तो गांधी जी के जो चैंपियन जिन उसूलों के थे, जब वो ये कहते थे कि इस मुल्क में भाईचारा होना चाहिए, इस मुल्क में सब मजहबों की इज्जत होना चाहिए, हर मजहब की, जब वो ये कहते थे कि हर मसला डायलॉग से तय होना चाहिए, जब वो ये कहते थे कि रंग की बुनियाद पर, पैदाइश की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं हो सकता और उसी की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बना। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बनते वक्त भी उसकी हामी नहीं भरी थी, गांधी जी के कत्ल को करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद को रोका था, लेकिन एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए आ गया क्योंकि मुसलमानों ने उस जिम्मेदारी को निभाया। जब नेहरू और पटेल ने साजिश करके अंबेडकर को पार्लियामेंट में जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके लिए कह दिया था कि दरवाजे तो दरवाजे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमने रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, अब डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं आ सकते और संविधान को बनाने में उनका कोई रोल नहीं हो सकता। तब मुस्लिम लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे फजल हक साहब, चौधरी मौलवी फजल हक, उन्होंने खुलना की एक सीट से रिजाइन कराया अपने एक मेंबर का और वहां से चुनवा के बाई इलेक्शन के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ले आए। तो जो मुसलमानों का आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये जिम्मेदारी उठाती है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क के वो सारे लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत बड़ा फैसिलिटेशन किया है, जो उन्होंने एक रोल अदा किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना, उसके प्रोटेक्शन की, उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी हमारी है। और वो दुश्मन ताकतें, जो मुल्क की दुश्मन ताकतें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अंबेडकर साहब के रोल को रोक रही थी, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में रखलांदाजी डाल रही थी, वही आज कॉन्स्टिट्यूशन को मटियामेट करने और हमारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करने, कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से इररिलेवेंट करने और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को तबाह करने, हमारा जो फेडरल स्टेटस है उसको तबाह करने का जो रोल अदा कर रही हैं। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदारी समझती है कि लोगों को आगाह करे, गांधी जी की जो रिलेवेंस है, उनके उसूलों की जो जरूरत है मुल्क को, वो पूरी करे। हम इस मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले नहीं छोड़ सकते जो इस मुल्क के अवाम के ही दुश्मन है, क्योंकि वो यहाँ पर जो कास्ट फासिज्म है उसकी बुनियाद पर इस मुल्क पे कब्जा करके रखना चाहते हैं और इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मुल्क में है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमारा जो मुल्क है वो वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज होगा, जो लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर करेगी। इस रिफाही रियासत को खत्म करने के लिए इन्होंने जो कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लिया है और मुल्क में कुछ लोगों को मालदार करते चले जा रहे हैं। अभी जो ताजा रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि 86% लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं और बाकी लोग बहुत बड़े मिलियनियर और बिलियनियर हो गए हैं। यानी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें गरीबों को और गरीब करना है, अमीरों को और अमीर करना है। वेलफेयर स्टेट को कैपिटलिस्ट स्टेट में तब्दील करने की जो साजिश है उसमें हमें खड़ा होना पड़ेगा और ये वक्त है कि गांधी जी की शहादत को हम याद करें। गांधी जी की मौत इसलिए हुई कि वो इक्वलिटी की, बराबरी की, इंसाफ की बात कर रहे थे और गांधी जी को मारने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क में लोगों में गुलामी फैलाना चाहते हैं, अपनी ताकत से कब्जा करना चाहते हैं। उनकी ताकत बहुत कम है, इसलिए वो इस मुल्क में फिरका वाराना फसादात करके, फिरका वारानी तफरीक करके, ये कम्युनल तफरीक करके, कास्टिज्म की बुनियाद पर इस मुल्क में पॉलिसीज को
पॉलिटिक्स को इतना खराब कर दिया है कि आज जो मुल्क की सियासत है उसका टकराव सीधी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज से है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम मजहब की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं करेंगे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मजहब की बुनियाद पर हम कोई फर्क नहीं करेंगे। लेकिन जब पहला ऑर्डर आया 1950 अगस्त 1950 में, तो उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यानी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, प्लान था, उसको एक ही ऑर्डर से फेल कर दिया गया। और वो ऑर्डर किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था, वो ऑर्डर किसी ऑर्डिनेंस के जरिए या किसी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं आया था, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था और उसे साजिश करके बाद में जुडिशियल सपोर्ट कंफर्मेशन भी दिला दिया गया। यानी कि मजहब को इस मुल्क की बुनियाद बना दिया गया। जो पूरे वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मजहब की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उसी की बुनियाद पर वो सिर्फ इसलिए था कि जो इंडिग्निटी थी और जो तबाही थी दलितों की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उसको उनको मजबूर करने के लिए कि कहीं वो मजहब छोड़ के ना चले जाए, रिजर्वेशन कर दिया गया। इसलिए कि वो डर की वजह से, लालच की वजह से और तरक्की लेने की वजह से इसी इंडिग्निटी को, इसी बेइज्जती को बर्दाश्त करते रहे, मजहबी बेइज्जती को, और हमेशा हिंदू बने रहे। दूसरी बात ये की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तब्दीली की गई 1956 में, जिसमें ये लिख दिया गया कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को छोड़ के सारे लोग हिंदू होंगे। जबकि इस मुल्क में तकरीबन 200% लॉज हैं। इस मुल्क में 4535 जातियां हैं और उन जातियों का बेशुमार एक्सप्लॉयटेशन है। अभी हमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और बचाने के लिए जो कुछ हो पाएगा उतनी ताकत लगाएंगे। क्योंकि हम मुसलमानों के तौर पे इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा तहजीब व तमद्दन है, हमारे उसूल हैं, हमारी एजुकेशन है, उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली मुसलमान इस मुल्क में माइनॉरिटीज में आता है। उसे वो हक रोके जा रहे हैं क्योंकि मुसलमान को मुसलमान के तौर पर सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है और उसके लिए बहुत सारे, कम से कम 5 लॉस बना दिए गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो अटैक है वो इस मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम को तबाह करके और फेडरल स्टेट जो स्टेटस है हमारे मुल्क का, उसको खत्म करके मुल्क में पूरी तौर से गुलामी का सिस्टम राइज किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस मुल्क में दलितों के साथ भी बहुत बेइंसाफी हो रही है। जो रिजर्वेशन का सेफगार्ड उनको परमानेंट दिया गया था, क्योंकि मुल्क में जो ये बहस चलाई जा रही है कि रिजर्वेशन तो सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, वो एक झूठा नैरेटिव है। असल बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसकी मियाद सिर्फ 10 साल तय की गई थी और 10 साल के बाद उसे रिव्यू करने का था। लेकिन अपने स्टूजेस और ब्रोकर्स पैदा करने के लिए, अपने एजेंट्स पैदा करने के लिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए उन्हीं की सपोर्ट से ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो महदूद मियाद का था, लेकिन जो जॉब्स का रिजर्वेशन है वो परमानेंट है, उसमें कोई भी मियाद नहीं है। और उसी को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का और अब तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन महदूद मियाद का नहीं है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने एक नई साजिश चली है डिसइन्वेस्टमेंट की। उसके जरिए ये मुल्क में वो सारी जगह जहां पर सरकारी नौकरियों के जरिए दलित और रिजर्व क्लास के लोग मजबूत हो रहे थे, अपने को पॉलिटिकली मजबूत भी कर रहे थे, वहां पर इन्होंने डिसइन्वेस्ट के जरिए प्राइवेट सेक्टर्स में सब कुछ दे दिया है। सबसे ज्यादा दलित और कमजोर क्लास के लोग मजबूत थे, वो रेलवे की यूनियंस थी, बैंक्स की यूनियंस थी और उस सब जगहों पे जहां पर नौकरियां करके अपने लिए इज्जत भी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कमजोर तबकात, उन सबको उन्होंने खत्म करके रिजर्वेशन अब प्राइवेट सेक्टर को देके वहां ओपन कर दिया है। यानी कि उनको, जिनको अच्छी नौकरी तालीम नहीं मिलने देते, जिनके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाते, जिनके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम नहीं करते, अब उनको उस तरह से भी महरूम कर रहे हैं कि अब वो नौकरियों की तलाश भी नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारे साथ एक और मुश्किल पैदा हो रही है वो ये है कि ये हुकूमत किसी भी तरह से यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है उसको तबाह कर रही है। फेडरल सिस्टम, यहाँ जो मुल्क है वो 553 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसलिए बांटा गया है कि हर सूबे की, हर इलाके की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग परेशानियां हैं। उनको सब लोग इकट्ठा बैठ के पार्लियामेंट्री सिस्टम के जरिए तय कर लेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो
बंटवारा था पावर्स का वो स्टेट, सेंट्रल और बीच का एक कॉन्फ्रेंस लिस्ट थी, उसमें रखा गया था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस लिस्ट तो सारा का सारा इन्होंने हड़प कर लिया है। लेकिन स्टेट में बहुत बुरी तरह से जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टेट फेडरल स्टेटस पूरा का पूरा खराब हो गया है। क्योंकि अब ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, जो कि होम के जरिए बहुत सारी स्टेट के पास थी, उनकी सारी फोर्सेस अब सेंट्रल पावर, आप देखते हैं कि किस कदर ज्यादा इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस बना दी हैं। इन्होंने एनआईए बना दिया है, उसके जरिए ये झूठे किस्म के मुकदमे करते हैं। सीबीआई है, वो झूठे किस्म के मुकदमे में साजिश करती है सरकार के साथ। और आप जानते हैं ईडी का कितना इस्तेमाल हो रहा है। अभी बहस चल रही है कि जो एक पैसे के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, कानून है, उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर देख रही है। और उसके कमेंट्स में मालूम है कि किस तरह से सीआरपी से कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं, उनके बाहर जाके उस पर पुलिस और सरकार काम कर रही है। इस तरह से अगर फेडरल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो मुल्क में डेमोक्रेसी का नाम नहीं बचेगा, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो फेडरल सिस्टम पे है। अब बात आती है सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का लफ्ज बिल्कुल पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में का बेस सेकुलरिज्म पे है। अगर उसमें लफ्ज बाद में भी शामिल किया गया तो उसकी बहुत जरूरत भी नहीं थी, तब भी सेकुलर था। लेकिन अब आप देखिए कि स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मजहब और मंदिर मस्जिद से ताल्लुक रखे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 108 के 190 में एक तरमीम करके 190A जोड़ दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि तमिलनाडु और केरला के जो मठ हैं वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके जरिए चलाए जाएंगे। तो जब मंदिरों और मस्जिदों से या गुरुद्वारों और चर्च से कोई सरकार के पैसों का ताल्लुक नहीं था, तो आज ये फिर बहस होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड के से इन मंदिरों को पैसे क्यों जा रहे हैं, जबकि मंदिरों के पास बहुत पैसे हैं और उन पर ना सरकार का कोई हक है। और हम तो ये कहते हैं, और ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ये बात है कि सरकार का किसी भी मजहबी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार का ज्यादा जोर इस वक्त जो माइग्रेंट लेबर है या जो बीमारी की पेंडेमिक के शिकार हुए लोग हैं, उनको मदद देने की बजाय बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां लगाने का है। अब जो दूसरी सरकार जो पार्टियां हैं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व को ही सपोर्ट कर रही हैं। और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को की ऊंचाई बताने का डिक्लेरेशन करने की एक होड़ लगी है। जब राम की मूर्ति, श्री राम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया है बीजेपी ने, तो उसके बदले में अखिलेश का एक ऐलान आया कि हम तो लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे। और फिर ऐलान किया कि उसने लगा कि तो कम है, तो कहा 3 शहरों में लगाएंगे। उसके जवाब में मायावती साहिबा ने ये कहा कि हम तो हर शहर में इतनी ऊंची ऊंची परशुराम जी की मूर्तियां लगाएंगे। तो ये जो डिस्कोर्स है इसको चेंज कर दिया है। जब आम आदमी के लिए राहत के लिए काम करना चाहिए, वेलफेयर स्टेट का काम करना चाहिए, तो इस सरकार और पॉलिटिक्स हमेशा हमारी मुखालफत में, आम आदमी की मुखालफत में काम कर रही हैं। क्योंकि ये सब कैपिटलिस्ट से पैसा लेती हैं और पैसे की बुनियाद पर सरकार चलाती हैं। तो जहां से वहां से नैरेटिव आता है उसकी बुनियाद पर काम कर रही हैं। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की आज बहुत अहमियत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 जो उसूल है वो ये है कि हम शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे और हम इसका ट्रेंड बदलेंगे। शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर जब सियासत नहीं होगी तो कलेक्टिव विल पर यानी शूरा की बुनियाद पर लोगों से बातचीत करके पॉलिटिक्स का नजरिया तय किया जाएगा। दूसरा ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा नॉर्म्स हैं उनकी बुनियाद पर ही सियासत कर सकते हैं। जबकि आप देखते हैं कि जो सियासत है वो जात की बुनियाद पर हो रही है। लोग जात के नंबर देख के इलेक्शन में लोगों को टिकट तय करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज तय करते हैं उनकी, जहां उनकी जात के ज्यादा लोग होते हैं वो अलॉट करते हैं। पूरे मुल्क में जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कास्ट सिस्टम को ज्यादा उसे रिवाइव कर रही है। अभी तो उत्तर प्रदेश में कास्ट की बुनियाद पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी बुनियाद पर कास्ट बोर्ड भी बना रहे हैं कि किसी को जरूरत नहीं है दूसरी जो अपर कास्ट है। क्योंकि इससे पहले भी एक आंदोलन था जब बाबा ज्योतिबा फूले मुल्क में सबके लिए तालीम की बात कर रहे थे, एक मूवमेंट चला रहे थे जिसमें फातिमा शेख उनके कांधे से कांधा मिला हुए खड़ी थी। उस वक्त भी एक आंदोलन चल रहा था कि तेली तमोली को पढ़ने की क्या जरूरत है, यानी कि वो लोग पार्लियामेंट में बैठ के क्या करेंगे।
अब उसी तरह का माइंडसेट सरकारी तौर से डेवलप किया जा रहा है कि जो लोग बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए उनकी जात की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड बनाए जा रहे हैं कि आप इन 12वें के बाद आपको रिसर्च करने की, साइंटिस्ट बनने की, मुल्क में ज्यादा बड़ा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो आपके दादा परदादा का काम है उसको आप करते रहिए, वही आपको सुकून रहेगी और सरकारी बारात भी हासिल होगी। ऐसे में आप देखते हैं कि मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसके खिलाफ पॉलिटिक्स जा रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में बराबरी का हक देती है वो पॉलिटिक्स मुल्क में बराबरी का हक ना सिर्फ छोड़ता है बल्कि ना जो ओल्ड सोशल ऑर्डर है उसको और ज्यादा फरोग देता है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक तरफ ये कहती है कि किसी भी पार्टी का एक पैदाइश की बुनियाद पर लीडर नहीं होना चाहिए, वो वहां की चुनी हुई शूरा से आना चाहिए। दूसरा वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे मुल्क की पॉलिटिक्स का दारोमदार होना चाहिए। तीसरा ये कि पॉलिटिक्स जो है वो कोई भी तिजारत नहीं है, क्योंकि तिजारत में, सर्विस में और में बहुत फर्क है। जो जिस तरह से हम अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं उसी तरह से मुल्क की जिम्मेदारियां भी निभाने की जरूरत है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है वो पेशेवर पॉलिटिशियन पैदा कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि वो उससे अपने लिए फायदा लेने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुल्क का बहुत नुकसान है और कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की एक साजिश है। सियासत कभी भी फुल टाइम यानी कि पेशे के लिए काम नहीं हो सकती और ता जिंदगी उसे एक आदमी के लिए वो सर्व नहीं कर सकती। तीसरा ये कि चौथा ये कि सियासत में इस वक्त जो झूठ बोला जा रहा है वो वायदों की सियासत हो रही है, उसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी खत्म कर रही है, उसको तब्दील कर रही है और जद्दोजहद की सियासत के लिए काम कर रही है। यानी मुल्क में एक ऐसी सियासत होना चाहिए जो गांधी जी की सियासत थी। बहुत रिलेवेंट है गांधी जी इस वक्त, क्योंकि वो जद्दोजहद की सियासत कर रहे थे, वो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे थे और हकूक को पाने के लिए वो एक एजिटेशन कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एजिटेटिव मैनर में बहुत कामयाब है, हर इश्यू पे अपनी राय दे रही है। और चूंकि अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उस दायरे से बाहर निकल आई है, लोग पहचानने लगे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी चलाई और बनाई तो गई है मुसलमानों के जरिए, लेकिन ये मुस्लिम पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम इक्वली सफर कर रहे हैं, जितने लोग भी महरूम और मजलूम हैं, जो भी तकलीफ में है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उन सबके लिए काम कर रही है। और इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आज का जो रूलिंग क्लास है उसकी पहला निशाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गांधी जी के उसूलों पर चलते हुए इस मुल्क में तब्दीली निजाम के लिए काम कर रही है, हुकूमत पाने के लिए काम नहीं कर रही है। जैसे गांधी जी का मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा म्याद का मूवमेंट नहीं था, एक लंबा मूवमेंट था, लेकिन उनको बहुत जल्दी 78 ईयर्स में कत्ल कर दिया गया, जबकि उनका ये कहना था कि मैं 120 साल तक जीऊंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, फौरन से कहा था आजादी के बाद कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं रही, कांग्रेस का जो एम था आजादी पाने का वो हासिल हो गया। ऐसे में अब इसे डिसमेंटल कर देना चाहिए और अपनी अपनी पसंद की पार्टियां बनना चाहिए। तो उस वक्त कांग्रेसियों ने इस बात को पसंद नहीं किया था। तो मुल्क की जो काकस बनी, जो एक साजिश बनी, उसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब इसका अच्छी तरह से इसकी पता लगेगा कि गांधी जी को सीन से हटाने के लिए, मौके से हटाने के लिए किन किन साजिशों ने काम किया। क्योंकि इन सारी साजिश जो ताकतें हैं इनकी लगाम एक जगह जाके मिलती है, वो जगह ये है कि थोड़े से लोग इस मुल्क के बड़े पैमाने पे ज्यादा मेजोरिटी पे राज करना चाहते हैं। उनकी अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन वो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, एक हटे का दूसरा आ जाएगा। ऐसे में गांधी जी के उसूलों को इस मुल्क में लाने के लिए, को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बहुत जरूरत है और वो इस तरह का काम कर भी रही है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया समझती है कि जो पॉलिटिक्स का दारोमदार है वो पैसे पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा 5वां हदफ है कि हम इस जो पैसे का बोलबाला हो गया है सियासत में, उसे खत्म करके हम इंफरादी कुव्वत का बोलबाला पैदा करना चाहते हैं। हम इंसान की राय की अहमियत को कायम करना चाहते हैं, उसे प्रमोट करना चाहते हैं कि क्योंकि जब इंसान की राय के सामने पैसा आ जाएगा और पैसे का दबाव बढ़ जाएगा तो फिर गरीब की कोई राय नहीं रहेगी। आज मुल्क में गरीबों की कोई राय नहीं है। जो आखिरी किला था उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई, यानी कि किसानों के ऊपर भी हमला किया गया, उनको भी बरतरफ करने की कोशिश की गई कि वो अपनी जायदाद से, अपने काम से बाहर हो जाएं और सिर्फ मजदूर होकर रह जाएं, यानी बड़ी कंपनियों के मुलाजिम होकर रह जाएं।
तो फिर अभी किसानों ने लड़ाई इसलिए कामयाब हो गई कि बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने सिटीजनशिप एक्ट पे एक आंदोलन शुरू किया, और उन औरतों को और हमारी उन बहनों को जो उस मैदान में आई और उन्होंने एक फिजा बनाई जो यहाँ पर एक तानाशाही की फिजा हो गई थी, जो यहाँ पर कोविड के नाम पर जिस तरह से कब्जा कर लिया गया था, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उस तरह के हालात बहुत बड़े तौर पे पहले ही पैदा हो गए थे कि वो 2014 से ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को इस मुल्क में सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। जो गोलवलकर के थ्योरी में लिखा है, जो सावरकर साहब काम कर रहे थे, उन सब का काम ये था, उनका मंशा ये थी कि इस मुल्क में दो तरह की सिटीजनरी होगी, एक वो होगी जो रूल करेगी और हिंदुओं के नाम पर करेगी। इसी नैरेटिव के चलते जब गांधी जी का कत्ल किया गया तो ये बताया गया कि गांधी जी का कत्ल इसलिए कर दिया गया कि वो पाकिस्तान के हिमायती थे और 55 करोड़ रुपए देने रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इसकी कोई सबूत नहीं है। कभी भी गांधी जी के किसी स्पीच में, उनकी किसी राइटिंग में, उनके किसी मतालबे में पाकिस्तान का नाम नहीं आया, न रिलीज करने के लिए उन्होंने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था इस मुल्क में अगर इस मुल्क की हिफाजत करना और एक रखना है तो चलो हम जिन्ना कोई प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ये अप्रैल 1946 की बात है। उस बात को से हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग और कांग्रेस के लोग बहुत खफा हो गए, क्योंकि गांधी जी की सारी कोशिशों को फेल हो गया। गांधी जी का मुल्क में जब बंटवारा हो गया तब उन्होंने कहा कि मोरल राइट का इस्तेमाल करेंगे, अवाम से जो हमारा ताल्लुक है अवाम को साथ लाएंगे। तो फिर ये कुछ ताकतें घबरा गई। ये देखना पड़ेगा कि गांधी जी के उस मोरल राइट के लिए जो उन्होंने बात शुरू की थी आजादी के बाद, वो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की बात थी, वो फिरका वाराना फसादात के खिलाफ बात थी, जो जेनोसाइड मुसलमानों का रहा था उसके खिलाफ बात थी, और उसी को दबाने के लिए रॉन्ग फॉल्स नैरेटिव लाया गया कि पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे गांधी जी, इसलिए किसी को गुस्सा आ गया और उसने कत्ल कर दिया। वो गुस्सा कोई इंडिविजुअल नहीं था, वो गुस्सा सिस्टम का था, वो पूरा प्लान था जिसके तहत बहुत सारी साजिशें नागपुर में और पुणे में तैयार की गई थी। उसके बाद गांधी जी के बराबर अटैक हो रहे थे, और गांधी जी को अटैक के बाद जिस तरह से बचाया गया है जालिमों को और कातिलों को, और जिस तरह से गांधी जी को इंसाफ नहीं मिला, उसकी एक बहुत बड़ी अभी पहलू बाकी है जो इन्वेस्टिगेशन होना है। लेकिन अभी हमें इस नैरेटिव को, जो सच्चा नैरेटिव है, और गांधी जी ये कह रहे थे कि इस मुल्क में सब फिरका वाराना हमांगी होना चाहिए, सबके इक्वल राइट्स होना चाहिए, और सारी बातें पीस से होना चाहिए। तो जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्होंने पैदा कर दी हैं, जो इस बात को मुल्क में बताती हैं कि हमारे मुल्क की आर्मी भी हमारी तैयारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आर्मी तो लड़ने के लिए 10-15 दिन का टाइम लेगी, हम तो 3 दिन का टाइम लेंगे, और उसका मुजाहरा मुल्क के कोनों कोनों में हो रहा है, जहां लिंचिंग हो रही है, जहां कत्ल हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, जात के नाम पर मुसलमानों पे हमला हो रहा है, दलित पे हमला हो रहा है, और जगह जगह लोगों का कत्ल इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कि वो इस मुल्क के में गाजर मूली है, उनको इंसान नहीं है। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उन्हीं को, जो जालिम है, उनको सपोर्ट करते हैं। यानी जालिमों को आज स्टेट के फेवर हासिल हो गया है, और जो मजलूम है उसकी किरदार कुशी करते हैं। बाद में उसको ये कहते हैं कि इसकी तो एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी और इसने तो ये गलती की थी, उस प्रोवोकेशन की वजह से कत्ल हुआ। और जो हमारी जुडिशरी है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। कभी कभी एक लो दिखती है रोशनी की, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हमें ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन पूरी तौर से हो गया है, और वो भी अपने जो आका है, पॉलिटिकल आका, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, जो कि इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए गांधी जी की पॉलिसीज को प्रमोट करना और उसको हमें सब जगह ब्रॉडकास्ट करना बहुत जरूरत है उन पॉलिटिकल पार्टी की जो चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, फिरका वाराना आमंगी रहे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह से काम करने के लिए पूरी तरह से आमादा है, हर खतरे को ले रही है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कम ताकत होते हुए भी उसको वजन बढ़ गया है। और आप देखें कि मुल्क में पॉलिटिकल वर्कर्स की में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा हैं। और आज हम जब बात करने आए हैं कि गांधी का एक कत्ल हुआ है, वो एक उसूलों की बुनियाद पर हुआ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कई कत्ल हो रहे हैं जो उसूलों की बुनियाद पर हो रहे हैं। और वो भी इस मुल्क में सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि इस मुल्क में सब जो बराबरी है
इक्वलिटी और जो इंसाफ है वो कायम होगा। और उस कायम करने के लिए जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स तैयार हो रहे हैं ज़हनी तौर से, उनको इस मुल्क के वो लोग जो कि फासिस्ट हैं, जो पूरे सोशल ऑर्डर को हैं, जो पैदाइश की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर और कम्युनिटी की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर इंसानों में फर्क करते हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स का कत्ल हो रहा है, रोज सुना जाता है और फिर इल्जाम लगाया जाता है, जिससे कि जो इल्जाम जो मजलूम और कमजोर तबकों के खिलाफ लगाया जाता है, यानी कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो उनके ऊपर जुल्म भी हो और वही कटहरे में, कानून के कटहरे में लाके खड़े कर दिए जाएं, ये बेइंसाफी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। कि वो जो ज्यादती है वो हर तबके पर है, हर रीजन में है, और हर रीजन और हर तबके को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इकट्ठा कर रही है अपने बैनर के तले, और उनको ये उनको राइट दे रही है कि हम इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू फेडरलिज्म और ट्रू सेकुलरिज्म कायम करेंगे। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने दो बुनियादी उसूलों के जरिए कि हम पूरे मुल्क में एक साथ काम करेंगे, और हम पूरे मुल्क में जो काम करेंगे वो इंटरनल डेमोक्रेसी के जरिए करेंगे। जब किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो वो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को कैसे चला पाएंगे, क्योंकि उनके वर्कर्स की तरबियत डेमोक्रेटिक नहीं है। जब इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर वो काम करके आते तो उनको मालूम रहेगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके उसूल क्या होते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तौर से इंटरनल डेमोक्रेसी के बुनियाद पर चल रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो गरीबों के बुनियादी हकूक हैं उनको एड्रेस कर रही है। इसलिए वो कहती है कि खौफ से आजादी, भूख से आजादी। भूख से आजादी का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और तालीम, यानी कि ये 5 राइट्स हैं। और जो वेलफेयर स्टेट की बुनियाद है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह से इस मुल्क में एक रफाही रियासत कायम करना चाहती है, वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहती है, कल्याणकारी राज कायम करना चाहती है, जिसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि इस मुल्क की गवर्नमेंट यहाँ पर कल्याणकारी राज बनाएगी। दूसरा ये कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में बेखौफ माहौल पैदा करना चाहती है। मुल्क में खौफ का माहौल इस कदर बढ़ गया है, 2014 से और ज्यादा बढ़ गया है। आज देखिए आप, सिपाही डरा हुआ है एसआई से, एसआई डरा हुआ है एसपी से, एसपी डरा हुआ है किसी पॉलिटिकल बॉस से, पॉलिटिकल बॉस डरा हुआ है किसी सिंगल पार्टी के लोग के उसूलों से, उसके बॉस से। अब आप देखिए कि जहां खौफ का माहौल है, अब तो लोग ट्रेन में चलने में भी खौफजदा है कि कहीं वो बता ना दे कि किस जात के हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि उनकी तरह से उसी तरह का माहौल हो रहा है। पूरे मुल्क का माहौल बदल के रख दिया गया है, पूरे मुल्क में खौफ का माहौल है। इस खौफ के माहौल में हर एक को तैयार करना बहुत जरूरी है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं और लीडर्स हैं, वो बेखौफ होकर आज ये बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो सबसे आज जेल जा रहे हैं, इसीलिए झूठे मुकदमे भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आज गांधी जी नहीं है, लेकिन हमें ऐसे हजारों लाखों गांधी पैदा करना है कि गांधी के उसूलों पर एक माइंडसेट बना के रखना है। जिस तरह से आरएसएस ने हिंदुत्व के उसूलों पर एक माइंडसेट बनाया है, उसका मुकाबला करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में गांधी को दोबारा कायम करेगी। गांधी का कायम करना, गांधी के उसूलों को कायम करना है। गांधी की मौत, एक आदमी की मौत हो सकती है, लेकिन उनके उसूलों की मौत नहीं हो सकती। उसको उनके वारिसान ने धोखा दिया है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फिर से प्रमोट करेगी और गांधी को इस मुल्क में कायम करेगी, उनके कायम किए उसूलों को प्रमोट करेगी, आगे बढ़ाएगी और आम आदमी के साथ आइडेंटिफाई करेगी। जिस तरह से गांधी ने अपने को कपड़े उतार के आम आदमी के साथ आइडेंटिफाई किया था, इंग्लैंड में पढ़ के, साउथ अफ्रीका से मुसलमानों की सपोर्ट पे सियासत करके जब वो वापस आए तो यहाँ पर मुसलमानों ने अपने कंधे पर बिठाला और उनको अकेला हिंदू होते हुए खिलाफत कमेटी का चेयरमैन बनाया, और उसके बाद पूरे मुल्क में उनको इंट्रोड्यूस किया, उनके उसूलों को इंट्रोड्यूस किया। जिस तरह से मुसलमानों ने अंबेडकर को जिंदा किया, डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए, उसी तरह से मुसलमान उस जमाने के लाए थे गांधी जी को और उन्हें एक इतना बड़ा लीडर बनाया था। बाद में गांधी का कत्ल हुआ, बाद में डॉक्टर अंबेडकर को असेंबली छोड़ना पड़ी और उनको पार्लियामेंट से रिजाइन हरा दिया गया। एक बार मुसलमान जब कमजोर हो गए थे तब तो ये हो गया था। आज फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने दलित भाइयों के साथ, अपने शेड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों के साथ, बैकवर्ड क्लास के साथ भाइयों के साथ एक बड़ी मजबूत लीडरशिप खड़ी कर रही है। और मुल्क में जो इक्वलिटी और जस्टिस का निजाम है,
यानी कि बराबरी और इंसाफ का निजाम है, उसे कायम करने के लिए एक बड़े पैमाने पर सरगर्म है। मुल्क की 14 रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अभी कयाम हो चुका है और उसका काफिला कारवां बढ़ता हुआ जा रहा है। हम किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन शुरू हुआ तो सारी पार्टियों को मीटिंगें रैलीज करने की इजाजत दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत में वहां के डीएम ने हमें इजाजत देके मुजफ्फरनगर रैली की पाबंदी लगा दी। तब हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहां से हम इजाजत लेके आए और हमने रैली की और वहां पर कैडर्स ने देखा कि यहाँ पर कोई भी बहुत अच्छी तकरीर नहीं हो रही है। उनको ये मालूम है कि उनके पास कोई ग्लैमरस लीडर नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात पर एतबार है और इस एतबार पे कि ये हमारी पार्टी है, हमारे कंट्रोल की पार्टी है और कैडर्स की ताकत से ही एसडीपीआई चल रही है। आज इस मुल्क में हमने बदल दिया है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट फैज साहब हैं, एमके फैजी, लेकिन मालिक नहीं है और ये कैडर अच्छी तरह जानता है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मुल्क की जो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको बदलने में पहल कर दी है। आज कोई नहीं कहता है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एमके फैजी की पार्टी है। सब लोग जो फैजी साहब को और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जानते हैं वो जरूर कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी हैं, लेकिन उसमें इजारादारी नहीं है, मिल्कियत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 प्रेसिडेंट और थे, अबू बकर साहब और सईद साहब। उनको हमने डेमोक्रेटिक पार्टी से तीसरा प्रेसिडेंट चुना हुआ है। वो प्रेसिडेंट 2-2 साल रहे, तीसरी मरतबा हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट भी नहीं बनता है। और शूरा के निजाम पे जो लोग चुन के जाते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का फैलाव बहुत बड़ा है, लेकिन वो चुनते हुए हम उसको नेशनल लेवल पे ले जाके, यानी कि सबके रिप्रेजेंटेशन की उसमें गारंटी है। जो भी आदमी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में काम कर रहा है, वो कितना भी कामयाब, ना छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, बेवकूफ है, सबका बराबर राइट है। क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स ने इंसानों में फर्क कर दिया है और जो इक्वलिटी का राइट था वो यहाँ की पॉलिटिक्स ने खत्म कर दिया है। यानी जो पॉलिटिकल राइट था वोट देने का, इक्वल होने का, वहां 2 हिस्से जो उसके होते हैं, एक वोट देना और वोट देना। अब आम आदमी का हक, जो वोट देने का हक था, वो भी गुमराही की वजह से, कास्टिज्म की वजह से और लीडरशिप में अब ये दिखाने की वजह से कि हमारा फलाजात का लीडर है, फलाजात का एमएलए होगा, उसका फेवर करने के लिए एक ऐसा झगड़ा खड़ा कर दिया गया है कि लोग सही तौर से वोट नहीं कर पा रहे, सही लोगों को नहीं चुन पा रहे। इसलिए वो जो आधा राइट था वोट का कि हम वोट दे सकते हैं, वो भी बहुत खतरे में है। लेकिन वो आधा राइट कि हम वोट दे सकते हैं, वो पूरी तरह से मना कर दिया गया है। उसका अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि मुल्क के जो 86% लोग हैं उनकी गरीबी बढ़ रही है। तो वो इतने पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे कि वो 20-25 हजार रुपया लेके, जब वो अपने रोटी कपड़े मकान का इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो 25 हजार रुपया लेकर इकट्ठा करके वो नॉमिनेशन कैसे फाइल करेंगे। और जो मुल्क में निजाम कायम हो गया है उसके जरिए इतने बड़े पैमाने पे वो पैसे कहां से लाएंगे कि वो इलेक्शन का प्रचार कर पाए। यानी कि वोट लेने का राइट महदूद कर दिया गया है। वो कुछ 14-15% लोगों के पास में रह गया है और वो 14-15% लोग डिसइन्वेस्ट के जरिए, रिजर्वेशन को खत्म करके, मुल्क में फरका बाराना फसादात करा के और जो दुश्मनियां हैं फरका बाराना और कास्ट की, वो बढ़ा के इस मुल्क में राज करना चाहते हैं। इस मुल्क के बड़ी मेजॉरिटी को, जो बड़ी अक्सरियत है, उसको इस मुल्क में फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सब मुसलमानों से और सभी कमजोर तबकात से अपील करते हैं कि आप साथ आइए, गांधी जी के उसूलों को दोबारा अपने कंधों पर लेके पूरे मुल्क में दौरा करिए, एक दूसरे को समझाइए कि गांधी जी की अहमियत खत्म नहीं हुई है। वो इस सेंचुरी के सबसे बड़े इंडियंस हैं। आज सारी दुनिया में सिर्फ लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, किसी दूसरे लीडर को नहीं जानते हैं। अब कुछ जगहों पे डॉक्टर अंबेडकर की भी रिकॉग्निशन शुरू हो गई है, लेकिन वो लोग जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, गैर इंसानी उसूलों पर, इंसानों पर कब्जा करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगली जनरेशन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार होगी कि वो गांधी जी के बाद उसके साथ आएगी, क्यों गांधी जी के उसूल जो है वो यूनिवर्सल भी है और हमेशा रहने वाले, इटर्नल भी हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लायक के खातिर हैं, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं है। गांधी जी ने अपने लिए कभी काम नहीं किया, उन्होंने अपने खानदान के लिए काम नहीं किया, उन्होंने अपने किसी एक जात से अपने को आइडेंटिफाई नहीं किया, उन्होंने मुल्क में तमाम तरह की फरका वाराना की जो खराबियां थी उन पर काबू करने की कोशिश की। इसीलिए उनकी जो इवनिंग प्रेयर होती थी
उसमें सारे मज़ाहिब के लोगों को शामिल भी होते थे और उनकी जो दुआएं थी उनको शामिल किया जाता था, उनकी स्क्रिप्चर के जो प्रोविजन थे उनको शामिल किया जाता था। उनकी बुनियाद पर एक नया माहौल बन रहा था और बहुत शौक से लोग उस सभा में जाते थे। इसलिए उसी सभा के दौरान उनका कत्ल किया जा रहा है। इसी सभा के दौरान जब माहौल इस तरह से बना दिया गया कि जब गांधी जी का कत्ल हुआ तो बाहर भीड़ चिल्ला रही थी, गांधी मस्ट डाई, गांधी को मरने दो, गांधी को मरने दो। ये कौन लोग थे? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या बात रखी गई? जब जो वो कौन लोग थे जो गांधी जी को अस्पताल न ले जाकर एक कमरे में ले जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इनके बारे में हमें जानकारी भी होना चाहिए और हमारा एक मौक़िफ़ भी होना चाहिए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क की एक अहम पार्टी के तौर पर उभर रही है, क्योंकि उसके उसूल गांधीयन है, गांधी के साथ मिलते हुए है। कोई टकराव गांधी के उसूलों से नहीं है। गांधी के उसूल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उसूल एक है। जिन पे गांधी चल रहे थे उस पे का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी चल रही है और इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि हम सच पे हैं, हम हक पे हैं। हम इस मुल्क में नफरत को खत्म करना चाहते हैं, तशद्दुद को खत्म करना चाहते हैं। हम एक नॉन वायलेंट और इक्वलिटी और जस्टिस का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक छोटी पार्टी के तौर पे खड़ी हो रही है, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन इतना हो रहा है कि आज मुल्क में लोग उसका नोटिस लेने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले नोटिस हमारे दुश्मन ले रहे हैं, जिनको खतरा है कि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजबूत हो गई तो आम आदमी इस मुल्क का मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं, क्योंकि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक्सपेंशन और ग्रोथ को रोक देना चाहते हैं। मुसलमान का नाम लेके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये ऐलान करती है वो पूरे मुल्क की पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की चैंपियन है और इस मुल्क में इक्वलिटी और जस्टिस जिसमें सभी शामिल हैं, सारे रीजन्स भी शामिल हैं और सारे रिलीजन भी शामिल हैं, सारी कास्ट भी शामिल हैं। लेकिन उसका ये बात, उसकी जो तरजीह है वो इस बात पे है जो मुल्क के सबसे कमजोर लोग हैं, जो मुल्क में सबसे सताए हुए लोग हैं, जो मुल्क में नाइंसाफी का पहला शिकार है, उनके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी होगी, लड़ेगी, बेखौफ होकर लड़ेगी। और चूंकि ये माना जा रहा है कि मुसलमान उसमें नंबर 1 पर आते हैं, इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों को ये इत्मीनान दिलाना चाहती है कि वो एक वफाक बनाना चाहती है, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है। हम गांधी जी की इस दिन पे गांधी जी को अपनी पूरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि होमेज पेश करते हैं और खराज अकीदत, खराज मोहब्बत पेश करते हैं और ये अपील करते हैं मुल्क से कि गांधी जी के उसूलों को ताज़ा भी करना है, बढ़ाना भी है और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए जिस तरह से गांधी जी ने दी उस हद तक कुर्बानी देने के लिए हमें अपने को तैयार करना है। शुक्रिया।